गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आज की इस सेशन में। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर नंबर 4 है क्या हमारा आज? यस यस यस। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक मजेदार गाने के साथ में। उस गाने का शीर्षक है शक्तिमान शक्तिमान। अद्भुत अदम्य साहस की तुम क्या जानो, तुम 2006-7 में पैदा हुए बच्चे। सब क्या है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताना जरा। एक प्रोग्राम आया करता था पहले दूरदर्शन टीवी पे, शक्तिमान। और शक्तिमान का जो टाइटल ट्रैक था ना भाई साहब, इस टाइटल ट्रैक के सामने आज के जो रैप सॉन्ग है ना वो भी फीके पड़ जाते थे। क्या रैप किया टाइटल सॉन्ग में। तो आज का तुम्हारा होमवर्क यही है क्या कि सब जाके सुनना टाइटल ट्रैक शक्तिमान का, ठीक है। शक्ति शक्ति शक्तिमान और बीट बजती तो डिचिंग डिचिंग करके। तो am I audible and visible to you people? ओए चैट नहीं चल रही है, रुक जाओ जरा, ताले खोल दूं मैं जरा चैट के, रुको। हाँ अभी चलेगी अभी चलेगी। चलो लिख के दिखा दो जरा मुझे जल्दी से। क्या हम आपको बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहे हैं? कहां गया? चैट चल रही क्या? एक सेकंड यार, ये रोज दिखाने में मुझे, रुको बाबू जरा सेट करते हैं इसको। वीडियो तो चल रहा है, चैट नहीं चल रही। जस्ट अ मिनट। हाँ रुको, वी आर जस्ट फिगरिंग आउट, करते हैं कुछ इसका समाधान, निराकरण, समस्या का समाधान निकाला जाए। आई एम नॉट एबल टू सी दी चैट। कहां गई हो चैट? आज छुट्टी पे हो क्या? दम अच्छा मुझे सुन तो पा रहे हो ना? दमसराज की क्या बात है, मैंने सोचा कि सुन नहीं पा रहे तो मैं इशारों इशारों में पढ़ा दूं। दमसराज खेल ले। चलो 2 मिनट में दे आर जस्ट फिक्सिंग इट कि क्या समस्या है चैट में। तो तब तक के लिए क्या है? ओ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, अब आ गई है ना सबके? आ गई भाई साहब, आ गई। कैसे आई? चलो देर आई लेकिन दुरुस्त आई। उड़ रहे हैं मैसेज, चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं। तो हाय गुड इवनिंग पृथ्वीराज बी पाटिल, शुभमोय प्रधान, सनमय, साक्षी, प्रिया, अनुष्का, वर्षा, तेजस, अंश, प्रियांशी, राशि, हृदयांश, पीयूष, अमन, पल्लवी। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई साहब नाउ विदाउट एनी डिले, तो होमवर्क पता चल गया ना। शक्तिमान का गाना सुनेंगे सब आज जाके। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर जो है तो मजेदार चैप्टर है। मजा आता है कि नहीं चैप्टर में? पहले ये बताओ फटाफट से। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर का हमने एक मेजर पार्ट कवर कर चुके हैं, पूरा फाउंडेशन बना चुके हैं। मैं पूरा स्नैप रिकैप करवाऊंगा पिछली क्लास तक में अपने जितना पढ़ा है।
उसके आगे कुछ हमारे क्वेश्चन पेंडिंग थे, फिर अगला टॉपिक उठाएंगे आज। आज से श्री गणेश करेंगे अपन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। माहौल तो समझ में आ ही गया था आपको पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। तो कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कहानी बन रही थी, तो मैंने आपको बताया था नेशनलिज्म जो है ना, तो हम एकजुट हुए क्योंकि हमें परेशान करने वाला एक था। ब्रिटिशर्स से ये भी परेशान, वो भी परेशान, मैं भी परेशान, तुम भी परेशान, हम सब परेशान, तो हम सब एक साथ आए। तो वो क्यों परेशान थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे थे, कॉलोनियल पावर परेशान कर रही थी। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट लेड टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। फाइन। और फिर वहां पे हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली क्या पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के आने के बाद से कैसा नेशनल मूवमेंट इवॉल्व हुआ, उनका क्या टूल था। तो टूल का नाम था सत्याग्रह और लीडर थे महात्मा गांधी, जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नई दिशा दी थी। फाइन। लेकिन उसके पहले भी एक टॉपिक हमने पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे हम लोगों को एकजुट किया था। क्योंकि उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हो रहा था, डिफेंस के खर्चे बढ़ रहे थे, भरेगा कौन? इंडियंस। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण चीजों की कीमत बढ़ रही थी, परेशान कौन थे? इंडियंस। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, जबरदस्ती लोगों को भर भर के ले जाया जा रहा था ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में, कहां लड़ने चलो यूरोप। फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था इन दी आर्मी, ठीक है, यूरोपियन आर्मी में। चौथी चीज आपको देखने को मिली थी, क्रॉप फेलियर हो रहा था। और पांचवी चीज, उस समय पे बीमारी, महामारियां फैल रही थी। और उन सारी परेशानियों का कारण था ब्रिटिश एम्पायर। उन सारी परेशानियों का कारण था कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा था, और इसी कारण से लोग एकजुट आ रहे थे। फाइन। अब महात्मा गांधी आ गए थे 1915 में। महात्मा गांधी 1915 में आते हैं, वो सत्याग्रह का प्रिंसिपल लाते हैं, फिर चंपारण, खेदा और अहमदाबाद में वो जाते हैं, वो सारी चीजें होती है। फाइन। तो ये हमने क्या पढ़ा, 17-18 की कहानी पढ़ ली। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। उस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में क्या होता है, रॉलेट सत्याग्रह प्लान किया जाता है। रॉलेट सत्याग्रह को प्लान करने के लिए क्या करते हैं, लोग मैदान में उतरते भी हैं, लेकिन मूवमेंट क्या हो जाता है, लेकिन मूवमेंट वायलेंट हो जाता है। मूवमेंट वायलेंट हो जाता है। अब मूवमेंट वायलेंट हो जाता है तो जनरल डायर को कमांड दे दी जाती है। ध्यान करो, 1919 में रॉलेट एक्ट और वो पूरा कहानी, ठीक है। जनरल डायर को कमांड दे दी जाती है, और जनरल डायर क्या करता है, मार्शल लॉ इंपोज करके रखता है। उसी समय पे इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है तो ब्रिटिश मतलब कह सकते हैं कि इंडियंस रोड पे उतर आते हैं आक्रोश में कि बहुत गलत हुआ, हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग तो बैसाखी के मेले में घूमने आए थे, बस सिंपल। तो जब लोग रोड पे उतरते हैं तो सरकार और ब्रूटल रिप्रेशन करती है। सरकार लोगों को क्या करती है, एक तरह से नाक रगड़वा देती है। तो ये समस्या थी। महात्मा गांधी को समझ आ रहा था कि यार ऐसे नहीं चलेगा, तो इस कारण से उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर लिया। रॉलेट सत्याग्रह कॉल ऑफ हो गया, लेकिन उसके बाद में आगे और परेशानी बढ़ती है। कैसे? तो अब कोई बड़ा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट अगर लॉन्च करना है तो हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। और वो हिंदू मुस्लिम एक साथ कब जुड़ सकते हैं, जब कोई एक ऐसा मूवमेंट लाया जाए, कैसा मूवमेंट जिसमें आप हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी को इंश्योर कर पाओ। तो तभी खिलाफत इशू वाज हॉट। कैसे कि जो टर्की था, ऑटोमन एम्पायर, वो हार जाता है। ऑटोमन टर्की जब हारता है तो जीतने वाली कंट्री यानी कि ब्रिटेन क्या करती है, उनके लीडर पे, खलीफा के ऊपर हार्श पीस ट्रीटी इंपोज करने वाली थी। और इससे सारी मुस्लिम मासेस परेशान थी, और सारी मुस्लिम मासेस एक साथ इकट्ठा हो रही थी। जैसे इंडिया में भी खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे में, अगर ध्यान हो तो। मोहम्मद अली, शौकत अली वो लीडर्स थे, यंग मुस्लिम लीडर्स, जिन्होंने महात्मा गांधी से बोला कि क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी मार दो चौका, क्योंकि अभी ये मौका हिंदू मुस्लिम को हम एक साथ यूनाइट कर सकते हैं अगर खिलाफत इशू को जोड़ लिया जाए एक बड़े ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट में। स्वराज और खिलाफत इशू को एक साथ हाईलाइट करते हुए महात्मा गांधी ने बोला क्या, कि अब समय है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता है। तो नॉन कॉपरेशन क्या है? महात्मा गांधी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अभी तक ब्रिटिश रूल अगर इंडिया में है तो वो इसलिए क्योंकि इंडियंस वर कॉपरेटिंग। जिस दिन ये कॉपरेशन हटेगा, धड़ाम से सरकार गिरेगी ब्रिटिशर्स की। और ये नॉन कॉपरेशन एक एक्ट है कि हम अपना कॉपरेशन हटा रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा तो महात्मा गांधी बताते हैं, हम सिस्टमेटिकली पहले क्या करेंगे, उनके गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, उनके टाइटल्स को सरेंडर करेंगे, और अगर उन्होंने हमें डराया धमकाया तो फिर हम क्या करेंगे, फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर देंगे। ये प्रपोजल रखा जाता है सितंबर 1920 के कांग्रेस सेशन में। कांग्रेस में टशल चलती रहती है। दिसंबर 1920 के सेशन में क्या होता है, अल्टीमेटली प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। और बधाई हो, दिसंबर 1920 में यह तय कर लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो दिसंबर 1920 में जब ये तय किया जाता है तो जनवरी 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। अगेन वो जो हमारा चैप्टर का हैक था ना, उस हैक पर चलते हैं दोस्त। ध्यान आ रहा है? ये हैक मैंने आपको बताया था क्या, कि टाइमलाइन से पढ़ना है। जैसा भी पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है 1914 से लगा के 18 तक चली।
अब उस बीच में क्या हो रहा है, जैसे आप देखोगे 14 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गई थी, 15 में गांधी जी आए, 16 में उन्होंने पूरा भारत घुमा, 17 में चंपारण खेदा वाला एपिसोड, 18 में अहमदाबाद वाला एपिसोड, 19 में रॉलेट एक्ट, 20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का और प्रपोजल रखा गया और उसको एक्सेप्ट किया गया दिसंबर 1920 में। और अब क्या होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 21 में, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1921 में। तो मैंने आपको जो हैक बताया था कि हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजी को समझना है, बस क्रोनोलॉजी को समझ लेंगे तो याद अपने आप हो जाएगा। वो एक डेट की सीक्वेंस से एक लाइन पकड़ के स्टोरी को सेट करना है, स्टोरी अपनी सेट है, ठीक है, मैंने आपको यहां बोर्ड पे लिख के भी दी, स्टोरी अपनी सेट है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे हम देखेंगे तो नॉन एनसीएम लिख दू शॉर्ट फॉर्म में, तुम मत लिखना एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म कभी मत लिखना है। एनसीएम वाज स्टार्टेड, एनसीएम वाज स्टार्टेड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1921। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1921। समझ गए? तो ये अपनी अपन ने कुछ नहीं करा है, टाइमलाइन से पढ़ना है बस, चैप्टर का है कि ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में एक 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 एक, एक कहानी होती जा रही, बस तुम्हें कहानी का सीक्वेंस पकड़ना है, कब भी रटना ही नहीं पड़ेगा, है ना, सिंपल है। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1921 में, वहां से पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक अपन ने जितना पढ़ लिया है, अभी तक जितना पढ़ लिया है उसके सवाल के जवाब कौन देगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं पढ़ाते जा रहा हूं और बेटा भागते जा रहे हैं, सवाल का जवाब दो पहले, चलो चलो आ जाओ इधर, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे हमने यहां से टॉपिक उठाया, कहां से, रॉलेट एक्ट से, हाँ रॉलेट एक्ट के साथ साथ में पूरा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, खिलाफत इशू और वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इतने टॉपिक से 2019 से लगा के अभी अपन 2024 में है, तो 25 में बोर्ड एग्जाम दोगे। 6 सालों में 5 बार एग्जाम हुए हैं, क्यों, क्योंकि एक 2021 में पेपर ही नहीं हुआ था। 5 सालों में इस टॉपिक से जितने भी सवाल आए, प्रेजेंटिंग यू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखो जरा, इन टॉपिक से क्या क्या प्री वाई क्यू आया हुआ अभी तक। तो व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों लॉन्च किया और इस मूवमेंट ने कंट्री को यूनाइट कैसे किया, वो बताना है आप, ठीक है। तो व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। तो अब आपको यहां पे कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन 2019 सेट नंबर 4 में आया है, समझो 5 नंबर का क्वेश्चन है, माथा देखो तिलक लगाओ, मिनिमम 5 पॉइंट तो आपको जाएंगे। तो बढ़िया एक इंट्रो बनाओ। जब आपको ऐसा लगता है ना कि टॉपिक छोटा है और क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मतलब सॉरी क्वेश्चन बहुत बड़े नंबर के लिए आ गया, 5 नंबर के लिए, और टॉपिक बहुत छोटा है, तब आपको क्या करना रहता है ना, तब आपको उसका बैकग्राउंड बनाना रहता है, उसका कंक्लूजन देना रहता है, ऐसे कंटेंट को कंप्रेस या स्ट्रेच करना रहता है। तो व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। तो उसमें आप इंट्रो देंगे आप कि महात्मा गांधी अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखते हैं क्या कि इंडिया में ब्रिटिश रूल अगर है तो वो इसलिए क्योंकि इंडियंस वर कोऑपरेटिंग। तो वो इंट्रो और इंट्रो के साथ साथ में, ठीक है, हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। तो ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा आप आगे जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो उस पार्ट से भी आंसर ले सकते हो, और आगे वाला जो पार्ट है ये व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका आंसर आपने जितना पढ़ लिया उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे आप वही कह रहा हूं, 2 पॉइंट आप क्या है इसमें पूरा वही हिंदू स्वराज वाली बुक में जो आइडिया दिया उन्होंने, किस चीज का, उनका जो आइडिया था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल इज एग्जिस्टिंग बिकॉज वी आर सपोर्टिंग, वी आर कोऑपरेटिंग। अगर जिस दिन कोऑपरेशन हटाएंगे उस दिन स्वराज आ जाएगा, उस दिन हम जीत जाएंगे, उस दिन हम ब्रिटिश रूल को धड़ाम से गिरा देंगे, ठीक है। तो इतना जो हमने पढ़ लिया, तो देखो क्वेश्चन किस तरह का है कि आधा हिस्सा प्रीवियस टॉपिक से, और ये हाउ डिड दिस मूवमेंट यूनाइट द कंट्री। तो आपको इसमें आप एक पॉइंट यहां से लिख सकते हो कि इस मूवमेंट से हिंदू प्लस मुस्लिम्स की यूनिटी आपको देखने को मिल रही थी, वो वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे जब टॉपिक पढ़ोगे ना डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, तो वो डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट से भी कुछ कुछ हिस्सा ले सकते हो कि जैसे ट्राइबल्स हो गए, ठीक है, सिटी में जो लोग हो गए, प्लांटेशन वर्कर हो गए, ये सभी लोग क्या कर रहे थे, यूनाइटेड तरीके से, यूनाइटेडली दे वर फाइटिंग फॉर, यूनाइटेडली, ठीक है, यूनाइटेडली आस्किंग या फिर यूनाइटेडली
पार्टिसिपेटेड, तो उससे कंट्री, जैसे आगे भी आप पढ़ोगे क्या, सबकी डिमांड अलग अलग थी, सबकी नीड अलग अलग थी, लेकिन सबने एक स्वर में स्वतंत्र भारत की आवाज उठाई थी। समझ में आया? पेपर लीक कर दो सर। हाँ कर रहे हैं बेटा, पढ़ो पढ़ो, थोड़ी देर पढ़ोगे उसके बाद कर दूंगा, ठीक है? पढ़ो, पेपर लीक कर दो वाले आए। मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, साल भर पढ़ोगे पूरा पेपर लीक हो जाएगा, शर्त यह कि साल भर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है उसमें से ही पेपर आता है, ठीक है? और पेपर के पहले भी वही पढ़ाते हैं। पता नहीं क्यों तुम लोगों को ऐसा लगता है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक जैसा कुछ नहीं होता है, वो तुम्हारी मेहनत होती है जो पेपर के लीकेज निकाल देती है। क्या कि पेपर तुम्हारे सामने कुछ लगता ही नहीं है, तो शर्त है कि मेहनत तो करो, ठीक है? मेहनत तो करो, हर चीज मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। व्हाई डिड गांधी सपोर्ट द खिलाफत इशू? राइट द मेन रीजन। कितने नंबर का? 1 नंबर का क्वेश्चन 2020 में सेट नंबर 2 में क्वेश्चन आया। मेन रीजन क्या है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सिंपल, हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी, ठीक है? ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा मूवमेंट। यही महात्मा गांधी का थॉट था, इसीलिए उन्होंने खिलाफत इशू को सपोर्ट किया। अगला, वाई नॉन कॉपरेशन वाला टॉपिक ही दे दिया उन्होंने उठा के। 2020 सेट नंबर 2 3 नंबर का क्वेश्चन सिंपल आया इस टॉपिक से। क्या कि वाई नॉन कॉपरेशन में, जैसे आप देखेंगे तो टॉपिक था ना, इन हिज फेमस बुक हिंदू स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियन एंड दे हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज़ ऑफ द कॉपरेशन। तो वो पूरी कहानी है। क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चन ये है, व्हाई वाज द वेपन ऑफ गांधी, व्हाट वाज द वेपन ऑफ गांधी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब इस पैसेज में तुम्हें कहीं नहीं इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो पैसेज तो सिर्फ प्रैंक है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इस पैसेज में आपको आंसर सत्याग्रह कहीं नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप चैप्टर पढ़ के आए हो, आपसे ये एक्सपेक्टेड था कि आप सिलेबस पढ़ के आओ। क्लास 2 के बच्चे नहीं हो, आपकी एक ऊपर पैसे दे देंगे, उसमें से आंसर दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ये आए हैं, दिस इज द प्रूफ। तो यहां पे सत्याग्रह आंसर हो जाएगा। हाउ डिड ब्रिटिश सर्वाइव इन इंडिया? तो ब्रिटिश क्यों सर्वाइव करे, अब इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? समझ में आया? तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अपने वर्ड्स में लिखोगे तो इंप्रेस करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जहां आंसर मिल रहा है वैसे लिख सकते हो, बाकी अपने मन, जो नहीं मिल रहा वो तो अपने मन से लिखना ही होगा। एक्सप्लेन गांधी जी आइडिया फॉर मेकिंग नॉन कॉपरेशन एज अ मूवमेंट। गांधी जी का आइडिया क्या था? हाउ दिस मूवमेंट विल अनफोल्ड इनटू अ, कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हाउ दिस आइडिया विल बिकम अ मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का आइडिया मूवमेंट कैसे बनेगा? तो गांधी जी ने बताया, क्या ये बताया गांधी जी ने, कि गांधी जी ने प्रपोज किया कि मूवमेंट को हम अनफोल्ड करेंगे स्टेजेस में। सबसे पहले टाइटल सरेंडर करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो गुड्स है उनको बॉयकॉट करेंगे, ये सारी चीजें। और इनकेस अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेशन यूज किया तो हम क्या करेंगे, फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा पूरा, ठीक है? आंसर नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आया? तो कभी आंसर डायरेक्ट भी मिल सकता है, कभी आंसर इनडायरेक्ट भी मिल सकता है। गॉट माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेम दी 2 मेन लीडर्स ऑफ खिलाफत कमिटी फॉर्म्ड इन 1919। 1 नंबर का क्वेश्चन 2020 सेट नंबर 5 क्या है? अली ब्रदर्स। ओ हाँ, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है? मोहम्मद अली, शौकत अली, ध्यान आया? 2 भाई के नाम। फिर क्या है? हु वाज द ऑथर ऑफ हिंदू स्वराज? तो मोहनदास करमचंद गांधी, तो महात्मा गांधी ऑथर थे। 2020 सेट नंबर 4 डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज दैट लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस कारण से हुए? दैट लेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये बोला है, कॉजेज दैट लेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यार इसमें एक चीज 2021-22, हाँ क्वेश्चन तो लिए। डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज दैट लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या कॉजेज थे बताओ? डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज दैट लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 3 कॉजेज क्या थे? तो आप लिख सकते हो जलियांवाला, नहीं, रॉलेट एक्ट से चालू करो, रॉलेट एक्ट, ठीक है? जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और तीसरा क्या था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट के साथ साथ में खिलाफत इशू।
ये 3 कॉजेज हो गए सिंपल। और इन 3 कॉजेज के कारण महात्मा गांधी ने क्या बोला कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करना होगा, तो वो ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हो जाएगा अपना। समझे, ये 3 कॉजेज बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब इतने ही क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। एक मिनट जरा मुझे एक चीज देख लेना। 2019 के भी, 20 के भी, 21 के भी, 21 में पर 22 में टर्म 1 टर्म 2 के हैं। हाँ 22 वाले क्वेश्चन है, मैं वही देख रहा था 22 वाले क्वेश्चन कहां गए। क्या हुआ था 2022 में ना, पूरी हिस्ट्री में से सिर्फ 2 ही चैप्टर आए थे। पुराने समय की बात बताता हूं बच्चों, ठीक है। 2022 में टर्म 1 टर्म 2 हुआ था ना, तो टर्म 1 में चैप्टर 1 आया था, टर्म 2 में चैप्टर 2 आया था। बाकी चैप्टर 3 4 5 को बोल दिया जाओ मामा के गांव जाओ, कोरोना की छुट्टी। तो इसलिए मैं देख रहा था कि इसमें चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 2 के 2022 के क्वेश्चन है कि नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आए थे। टर्म 2 में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, ठीक है। अनसीन पैसेज इंग्लिश में ऐसे देते हैं कि हमारा प्रैंक हो जाता है और मोए मोए। इंग्लिश में ज्यादा डिफिकल्ट आने लगे है ना। हाँ, कैन वी राइट मार्शल लॉ? नहीं बाबू, मार्शल लॉ नहीं है, मतलब आप एकदम रूट कॉज लिखो ना। रूट कॉज तो रॉलेट एक्ट था, तो रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट लाया गया एक तरह से, ठीक है। मतलब रॉलेट एक्ट के कारण ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया गया। ऐसा मैं क्या बोल दिया अभी? रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट लाया गया, ठीक है। ठीक है, चलो चलो भाई शुरू करें, आ जाओ कहानी। तो आज हमारे पास में अब टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट में। एक बार फिर रिकैप करवा रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी तरह का। हमने कहानी हमारी चालू करी, तो उस कहानी में हमने पहले एक माहौल देखा। क्या माहौल देखा? कि इंडियन नेशनल मूवमेंट किस तरह से शुरू हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली सारी चीज, सत्याग्रह का आइडिया। फिर उसके पहले अपन ने देखा कि 1919 तक पहुंच गए, रॉलेट एक्ट पास होता है। रॉलेट एक्ट में क्या लूप होल्स थे, इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया, ब्रिटिशर्स ने डंडे बरसाए, खिलाफत इशू, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, वो सारी चीजें। और माहौल ये बन गया था कि अब हमें एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना होगा जो ब्रॉड बेस्ड हो, जो खेदा, अहमदाबाद और चंपारण की तरह रीजन स्पेसिफिक ना हो। एक बड़ा मूवमेंट जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। और इसीलिए खिलाफत इशू को भी जोड़ा गया नॉन कॉपरेशन के साथ में। आजादी भी चाहिए थी ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी से उसको और मजबूत बनाया जा सके, ठीक है। तो अब टॉपिक क्या आता है अगला? मैंने आपको हैक भी बता दिया चैप्टर के, हम क्रोनोलॉजी से डेट याद रख के कर सकते हैं। तो 2021 पे 1921 पे पहुंच गए अपन। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। और अब 1921 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है ना, तो उस मूवमेंट में उस मूवमेंट में आपको टॉपिक क्या दे रहे हैं? डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट मतलब क्या है? कि मूवमेंट के अंदर है ना, मजेदार चीज क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर अपनी अपनी ढपली थी और अपना अपना राग था। कैसे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप देखोगे कि शहरों में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनकी चाह अलग थी, उनका पार्टिसिपेट करने का तरीका अलग था। गांव में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनकी चाह अलग थी, उनका पार्टिसिपेशन का तरीका अलग था। प्लांटेशन वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, उनका मूवमेंट से ऑब्जेक्टिव कुछ और था और उन्होंने अलग तरह से पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक को समझने के लिए इसको लिख दूं क्या कहीं? क्या डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट में क्या है? उसका मतलब ही है क्या कि अपनी ढपली, ठीक है, और अपना राग। समझ तो राग क्या होता है? जैसे गाना मतलब जो संगीत के विद्यार्थी होते हैं, राग, स्वर, आलाप क्या क्या होते हैं ना, वो जानते हैं। तो ढपली मतलब ढबर 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 बजाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी नीड थी, सबके अपने अपने राग थे, मतलब अपना अपना आइडिया था, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। किसको लेकर? मूवमेंट को लेकर, ठीक है। शुरू करें? सब्र नहीं हो रहा सर, अब शुरू कर दीजिए। चलो तो देखो बाबू, चैट को कर दिया जाएगा बंद। अब पढ़ना है तुम्हें, अब पढ़ना है तुम्हें ढोल ढोल। हम भी लिखेगा? नहीं नहीं मैं नोट दे दूंगा, मतलब समझने के लिए। अगर तुम्हें इससे ध्यान रह जाए अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, तो लिख सकते हो। तो द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921।
है ना, जनवरी 1921 से तिलक लगा के शुरू कर दिया कि जा बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बड़े हो जा, ठीक है, जा घर से जा, बड़ा हो जा। तो वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो समाज के हिस्से थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, सबकी अपनी अपनी चाह थी, ठीक है। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, और सब ने जो स्वराज पार्टी कांग्रेस, मतलब स्वराज पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने स्वराज, स्वराज मतलब क्या होता है, आजादी, स्वराज मतलब हम हमारे ऊपर खुद राज करें, ठीक। तो वो स्वराज की चाह सबको थी, कांग्रेस की तरफ से माइक में भी बोला गया हेलो हेलो स्वराज चाहिए, तो सब स्वराज के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, बट द टर्म्स मेंट डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, मतलब सबने अपने अपने नीड के हिसाब से इसे समझा, ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया, सबने अपने अपने नीड के हिसाब से इसे समझा और इसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया। समझ गए? ये बताओ तुम ये समझे कि नहीं? ठीक है, चलो, तो द मूवमेंट इन द टाउन्स, मूवमेंट इन द टाउन से शुरू करते हैं। मूवमेंट इन द टाउन्स का मतलब क्या है? मूवमेंट इन द टाउन्स का मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, टाउन्स में लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे समझा, कैसे पार्टिसिपेट किया, वो वाली चीज पढ़ो, अभी समझ लो जरा फटाफट, अब चैट में मस्ती नहीं, ठीक है। डाउट बॉक्स बहुत जल्दी आ जाएगा बाबू, स्पैम करने से ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट इन द टाउन्स पहला टॉपिक है, मतलब शहरों में लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। तुम्हें हेडिंग से समझ में आ गया ना कि क्या चीज है। तो द मूवमेंट इन द टाउन्स की बात कर रहे हैं अपन। तो द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल, कल हमारी डाउट सॉल्विंग क्लास है, और कल डाउट सॉल्विंग क्लास है, हाँ कल डाउट सॉल्विंग क्लास है, तो इसीलिए मैंने वो फॉरेस्ट सोसाइटी का WPP रोक दिया, मैंने सोचा नहीं पहले एक बार डाउट सॉल्विंग अच्छे से प्रॉपर ले लो, फिर WPP देते रहेंगे। तो द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, सिटीज में, ठीक है, सिटीज में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो थी ना, उन्होंने मेजोरिटी में आके दे रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, जो आजादी के लिए जो जंग लड़ी जा रही थी उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? तो बात क्या की गई थी, नॉन कॉपरेशन को कैसे मूवमेंट बनाएंगे, तो हम टाइटल्स को सरेंडर करेंगे और बॉयकॉट करेंगे हर वो चीज जो ब्रिटिशर्स से जुड़ी हुई है। तो बॉयकॉट करना शुरू किया। बॉयकॉट करने का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज को, किसी चीज से, किसी चीज को खरीदना, उसको, उससे एसोसिएट होना, उस सारी चीजों को आप क्या कर देते हो, वो चालू कर देते हो कि आप उसको खरीदना बंद कर दोगे, आप उससे अपने आप का एसोसिएशन नहीं रखोगे। जैसे बॉयकॉट बॉलीवुड चला था, तो बॉयकॉट बॉलीवुड क्यों चला था कि वो बॉलीवुड से हम दूर होना चाहते हैं, हमें नहीं पसंद आ रहे बॉलीवुड वाले, है ना, वो बॉयकॉट बॉलीवुड वाली चीज थी। तो वैसे ही बॉयकॉट शब्द पकड़ना है आपको कि बॉयकॉट का मतलब क्या है कि व्हेन यू रिफ्यूज टू एसोसिएट विद समथिंग और टू बाय समथिंग, वो बॉयकॉट करना होता है। तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड, द लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। हजारों बच्चों ने, टीचर्स ने, बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, टीचर्स ने स्कूल छोड़ दिया, बढ़िया घर बैठेंगे पता लग रहा है टीचर अपने बच्चों को कूट रहे हैं खूब, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अब क्या करें, गुस्सा कहीं तो निकाले, दे रहे हैं धमाधम बच्चों को, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह थे, वहां पे पढ़ना ये सब बंद हो गया, सारी चीजें होने लगी। जो लॉयर्स वगैरह थे उन्होंने कोर्ट्स में काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ ब्रिटिश कंट्रोल था, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से एसोसिएटेड था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें वही करना है, क्या कि बॉयकॉट करना है, छोड़ देना है। द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, जो इलेक्शंस होने वाले थे तो उन्हें बॉयकॉट किया गया, एक्सेप्ट मद्रास। अधिकतर प्रोविंस में बॉयकॉट किया गया, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे देखा था ना हमने कि कांग्रेस के लोग आपस में थोड़ा कंफ्यूजन में थे कि इलेक्शन बॉयकॉट करें या ना करें, फिर उन्होंने तय कर लिया कि चलो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट कर रहे हैं तो इलेक्शन बॉयकॉट कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या हो रहा है, मद्रास एक प्रोविंस था जहां पे उसको बॉयकॉट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? मद्रास वाले नाराज थे क्या सर? उसका कारण है, तो मद्रास में एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, ठीक है, जैसे जो ईवी रामास्वामी नायकर थे वो इसी पार्टी से एसोसिएटेड थे। द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, मतलब कि वो लोग जो ब्राह्मण नहीं थे, ये पार्टी उन लोगों की थी। फाइन। अब जस्टिस पार्टी जो थी, तो जस्टिस पार्टी ने ये इलेक्शन इसलिए बॉयकॉट नहीं किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि काउंसिल इलेक्शन, अब तो हमें मौका मिला है कि हम चुनाव लड़े, ठीक है, क्योंकि 1919 के कह सकते हैं जो चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास होते थे, ठीक है, तो उन एक्ट्स के थ्रू थोड़ी थोड़ी पावर दे रहे थे इंडियंस को। तो
अब तो हमें मौका मिला था कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और आप ये नॉन कॉपरेशन के नाम का एक तोता लेके आ गए हो और बोल रहे हो कि इलेक्शन भी बॉयकॉट कर दो। क्यों? क्योंकि अपन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं। तो जस्टिस पार्टी का ये कहना था, मद्रास की जो पार्टी थी, जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके हम अपने पास में पावर ले सकते हैं, जो कि आज तक हमारे पास नहीं थी। समझा? तो नॉन ब्राह्मण्स का ये आर्ग्यूमेंट था कि पावर दैट इज समथिंग यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, उस पावर में आने का मौका इलेक्शंस के थ्रू पहली बार तो हमें मिल रहा है, और आप ये नॉन कॉपरेशन के नाम का एक तोता लेके आ गए और बोल रहे हो कि बॉयकॉट कर दो। क्यों करें बॉयकॉट? ठीक है, तो ये चीज समझना होगा कि टाउन्स में कैसे था पार्टिसिपेशन। तो टाउन्स में पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के था, वैसा ही था जैसा कांग्रेस चाहती थी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने उनकी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया, काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। जहां पे क्यों नहीं बॉयकॉट किया उसका कारण भी बताया मैंने आपको। समझ में आया? तो गिव मी अ थम्स अप। समझ में आया क्या? बताओ, क्लियर है? बताओ एमपी बोर्ड क्वेश्चंस प्लीज। बाबू देखो, एमपी बोर्ड में क्वेश्चन क्या होते हैं ना, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, घूमे फिरे नहीं आएंगे। लेकिन एमपी बोर्ड में भी चल तो किताबें यही रही है। अब जब किताबें यही चल रही है तो इन्हीं किताबों से एक ऐसा ही मेरे जैसा टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो आपको क्या है कि सिर्फ पढ़ते चलना है, क्वेश्चन लिखना आप अपने आप सीख जाओगे अगर आप टॉपिक का एसेंस समझ रहे हो तो। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे क्या हो रहा है? आगे क्या हो रहा है? तो अब इकोनॉमिक एंड पे भी अगर आप देखोगे ना, इकोनॉमिक एंड पे, तो द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी आपको देखने को मिल रहा था कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलाया ना, तो उसका लोहा था, उसका इफेक्ट फील हो रहा था। कैसे? तो जो फॉरेन गुड्स हम खरीदते थे, तो भाई साहब बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट करना है मतलब किसी भी तरह से एसोसिएशन नहीं रखना है, नहीं खरीद रहे, जाओ क्या करोगे, ऐसा वाला। ठीक है, तो फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट करना है। तो फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, क्वेश्चन भी आया एक बार कभी पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, बॉयकॉट और पिकेटेड के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, पिकेटेड मतलब क्या होता है ना, कि अगर ये दुकान है और वो दुकान देसी शराब की दुकान ऐसा लिख देते उसके ऊपर, तो वो दुकान है और ये दुकान की एंट्रेंस यहां से डोलते डोलते आदमी क्या करता है, वो एंट्रेंस से निकलने की कोशिश करता है। तो अगर आप उस गेट पे आके बैठ जाओगे, उस गेट पे आके बैठ जाओगे, ठीक है, और धरना दे दिया जिसको हम बोलते हैं ना कि बैठ गया, एंट्रेंस हमने ब्लॉक कर दिया, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे हम, ठीक है, तो वो पिकेटिंग होता है। पिकेटिंग का मतलब क्या है? अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। किसी शॉप, फैक्ट्री या ऑफिस के एंट्रेंस को जब आप ब्लॉक कर देते हो तो वो पिकेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पे कि लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, तो लिकर शॉप के एंट्रेंस के सामने लोगों ने ऐसे धरना देके बैठ गए कि अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, फॉरेन। और फिर बॉयकॉटेड का मतलब क्या होता है? बॉयकॉटेड का मतलब ये होता है कि आप जब किसी चीज को खरीदते नहीं हो, उससे अपना एसोसिएशन नहीं रखते हो, तो उसको बॉयकॉटिंग कहा जाता है। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, ठीक है, तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप वर पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न इन ह्यूज बोनफायर्स। और जो बाहर से जो कपड़े आ गए थे तो बोला कि अब तो आ गए, अब क्या करें, जला दो, ठीक है, ताप लेंगे हाथ। तो फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न इन ह्यूज बोनफायर्स। ठीक, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे फॉरेन गुड्स को खरीदना या फिर उनसे किसी तरह का एसोसिएशन रखना, वो सारी चीजें बढ़ गई थी। द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 टू 1922। ठीक है, क्या हो रहा है? 1921 से लगा के 1922 के बीच में फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट होता था वो लगभग आधा हो गया। कितना? वैल्यू को अगर समझोगे तो हम पहले 102 करोड़ का सामान खरीदते थे, तो वो 102 करोड़ से घट के अब 57 करोड़ रह गया बस। ठीक है, तो जो फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट हो रहा था वो आधा हो गया, फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट आधा हो गया। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। बहुत सारी अलग अलग जगह पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे ना, उन्होंने मना बोल दिया कि हम फॉरेन गुड्स खरीदेंगे ना बेचेंगे, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, उस तरह से। ठीक है, और फाइनेंस दी फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को हम फाइनेंस भी नहीं करेंगे। As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. अब देखो क्या है कि लोगों ने फॉरेन गुड्स खरीदना और फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना, ट्रेडर्स वगैरह ने ये सारी चीजें बंद कर दी है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग अब पत्ते लगा लगा के घूमेंगे, ठीक है भाई साहब। आदिवासी वो कह सकते हैं कि जो हमारा आदि मानव वाला वो था ना फेज, हम उससे तो बाहर निकल के आ गए हैं। तो अब हम पहनेंगे कपड़े ही। फॉरेन गुड्स जो है, तो फॉरेन गुड्स जो है, फॉरेन क्लोथ जो है वो खरीदना हमने बंद कर दिए थे। वो जब खरीदना हमने बंद कर दिए थे तो आपको समझ में आएगा कि अब हम क्या पहनेंगे। तो फिर हम इंडियन मिल्स और हैंडलूम्स से जो बनाया हुआ कपड़ा वगैरह है ना, हमने वही खरीदना चालू किया, जैसे खादी वगैरह। तो इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, इनका प्रोडक्शन बढ़ गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां पे आपको एक सवाल देता हूं प्यारा सा छोटा सा बना के, ठीक है, क्या वो होमवर्क क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा? और लिखो जरा होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि हाउ दी पीपल पार्टिसिपेटेड, ठीक है, हाउ, या फिर इसको कैसे बना दे, ऐसे बना दे, एक्सप्लेन हाउ पीपल इन, क्या हो गया दोस्त, पीपल इन टाउन्स, ठीक है, पार्टिसिपेटेड, explain how people in town participated in non-cooperation movement, ठीक है, बनेगा। तो शहरों में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, तो आप उसमें बॉयकॉट करने वाला इकोनॉमिक लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ा उसका, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स वगैरह ने सब गिव अप कर दिया, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता तो आप काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट करने वाला और जस्टिस पार्टी ने नहीं किया, वो सब कुछ लिख सकते हो। माथा देखो, तिलक लगाओ, जितने नंबर का सवाल है उस हिसाब से आंसर लिखो। तो ये तो हमने देखा कि पार्टिसिपेशन टाउन्स में कैसा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। अब सवाल आता है क्या कि टाउन्स में लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट तो करा, लेकिन टाउन्स में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि टाउन में मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। टू अ लार्ज एक्सटेंट जैसा कांग्रेस चाह रही थी ना वैसा ही पार्टिसिपेशन था, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन भी थी। टाउन में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसकी एक लिमिटेशन भी थी। क्या थी वो लिमिटेशन, देखो तो, बट दिस मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द वैरायटी ऑफ रीजंस। तो ऐसे सवाल पूछ लिया, सवाल तो बहरूपिया होता है ना, किसी भी रूप में आ जाएगा, तुम्हें यह समझना है कि पूछना क्या चाह रहा है वो। तो अगर सवाल ऐसा आता है कि सिटीज में मूवमेंट जो है वैरायटी ऑफ रीजंस के कारण स्लो डाउन हुआ, व्हाट वर दोज रीजंस? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटी में स्लो डाउन होता है तो व्हाट वर दी वैरायटी ऑफ रीजंस, व्हाट आर दी डिफरेंट रीजंस? तो सबसे पहला रीजन तो ये था आपका क्या कि मैंने वही बताया ना कि नॉन, ओ जी भाई साहब डिस्चार्ज ही हो गए हो क्या तुम? रुक जाओ जरा 1 मिनट, इसका प्लग लगना था, बस जान आ गई उसमें ठीक है। तो क्या था सवाल? अरे बहुत अच्छी चीज बता रहा था मैं तुम्हें। हाँ, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया क्या कि ऐसा हो रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, फॉरेन क्लोथ्स को हमने बॉयकॉट कर दिया कि फॉरेन क्लोथ जो है जो ब्रिटेन से बन के आ रहे कपड़े वो नहीं पहनेंगे। तो अब हम वो आदि मानव नहीं रहे कि पत्ते लगा लगा के घूमेंगे, कपड़े तो पहनना पड़ेंगे। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, तो हमने खादी का कपड़ा बनाना शुरू किया, है ना। तो ये एक लिमिटेशन थी, जैसे एक फायदा भी था कि इंडियन हैंडलूम्स वगैरह की ग्रोथ हुई, लेकिन कैसे हुई? तो खादी क्लोथ वॉज, मतलब खादी क्लोथ वॉज अडॉप्टेड कि लोग खादी कपड़ा पहनेंगे अब। लेकिन लिमिटेशन देखोगे ना तो मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि खादी का कपड़ा आता है महंगा। तो खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ्स एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। तो जोश जोश में चलो एक बार तो आदमी ने कर्ज लेके भी बोल दिया होगा कि नहीं मेरे देश के लिए मैं क्या करूंगा, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करूंगा, खादी पहनूंगा, स्वदेशी पहनूंगा। लेकिन खादी का कपड़ा महंगा था और गरीब व्यक्ति जो है हर बार वो खादी अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। तो दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। देन फिर क्या होता है, हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल्क क्लोथ्स फॉर टू लॉन्ग? तो अब जब वो खादी अफोर्ड नहीं करते तो उनको ना चाहते हुए भी अपनी जेब की स्थिति देखते हुए क्या करना पड़ता था, वो मिल्क क्लोथ ही खरीदना पड़ता था। तो वो मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा था। सिमिलरली तो एक कारण तो हो गया कि खादी वॉज एक्सपेंसिव, दूसरा कारण क्या हो जाएगा, सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपने ब्रिटिश स्कूल, ब्रिटिश कोर्ट्स, ब्रिटिश कॉलेजेस सबको बॉयकॉट कर दिया।
अब जाओगे कहां? क्योंकि इंडियन तो स्कूल ही नहीं थे, इंडियन स्कूल और इंडियन जो गुरुकुल वगैरह का सिस्टम था वो तो सब ब्रेक डाउन कर ही दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो ऑप्शन नहीं था ना आपके पास। जैसे आज अगर आप बोलो कि हम इंग्लिश मीडियम को बॉयकॉट करते हैं, तो शर्त यह कि हिंदी मीडियम स्कूल्स कितने बच्चे हैं जहां पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, समझ रहे हो ना? तो वही यहां पे समस्या थी कि सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम, कि आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट तो कर दोगे, ठीक है, फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप। और ऐसा तो है नहीं कि मंत्र मारोगे रातों रात इंस्टीट्यूट्स बन जाएंगे, मंत्र मारोगे रातों रात क्या हो जाएंगे, कॉलेजेस खड़े हो जाएंगे, स्कूल्स खड़े हो जाएंगे, अपने खुद के कोड बना लोगे आप। तो वही समस्या आ रही थी कि वो वकील जिनने कोर्ट छोड़ दिए, उनकी बीवियां घर पे उनके ऊपर ही मुकदमा चला रही थी कि कमाते धमाते कुछ हो नहीं, बैठे रहते हो दिन भर अखबार पढ़ते रहते हो, जाओ कहीं यहां से। तो समस्या थी, ठीक है। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप so that they could be used in place of British ones. These were slow to come up. ये धीरे धीरे करते करते ही आएंगे, समझ में आ रहा है? So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. तो इन्होंने बोला कि भैया घर कैसे चलेगा, तो वापस उन्होंने धीरे धीरे क्या मूवमेंट के ताव में आके तो बॉयकॉट कर दिया, लेकिन फिर वापस रिजॉइन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक बहुत मेजर पार्ट पढ़ा दिया, इस चैप्टर का एक मेजर सेक्शन पढ़ा दिया, इसको समझो जरा सभी बच्चे और एक बार अफर्म करो कि समझ आए कि नहीं। कि हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, तो वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, चैट खोल रहा हूं मैं, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल था। तो टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या सोच थी, तो जैसा कांग्रेस चाह रही थी वैसा ही पार्टिसिपेशन हुआ, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन भी हमने समझ ली और एक क्वेश्चन भी आपको दिया। बनेगा? बताओ फटाफट से बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, हाय हेलो ही चल रही है तुम्हारी, अभी क्लास खत्म होने का टाइम आ गया और हाय हेलो चल रही है। अब पढ़ेंगे अपन रेबिलियन इन कंट्री साइड, चुपचाप शांति से पढ़ना, यहां तक पढ़ेंगे रेबिलियन इन कंट्री साइड वाला टॉपिक, ठीक है। ये पिकेटेड की वो मीनिंग बताई मैंने आपको, ठीक है। चलो चलो चलो, डिफरिंग स्टैंड मतलब क्या होता है? डिफरिंग स्टैंड मतलब जो बोलता है ना कि मेरा ये स्टैंड है, तो वो स्टैंड का मतलब वही है, स्टैंड्स मतलब आपका नजरिया, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो मूवमेंट के अंदर ही अलग अलग तरह के सोच रखने वाले लोग थे। सर ढपली क्या होती है? ढपलिया ना ढोल होता है, छोटा ढोलक टाइप। लास्ट की तरफ थोड़ा समझ नहीं आया बेटा, नींद आ रही तो सो, फिर क्लास में सिर क्यों लड़ा रहे हो? नींद आ रही तो सो। देखो डिफरिंग क्या 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 पूछा, लास्ट की तरफ समझ नहीं आया ना। तो लास्ट में ये लिमिटेशन बताई गई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की दो लिमिटेशन थी कि हमने जोश जोश में फॉरेन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट तो कर दिया, लेकिन अब उसकी जगह खादी पहनेंगे, और गरीब व्यक्ति खादी खरीद नहीं सकता था क्योंकि खादी एक्सपेंसिव थी, तो उन्हें वापस मिल मेड क्लोथ खरीदना शुरू कर दिए। और दूसरा जो हमने फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को बॉयकॉट करा था कि इनके कॉलेज इनके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो अब क्या है, इनके कॉलेज इनके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो जाओगे कहां? इंडियन इंस्टीट्यूशन तो थे नहीं, तो वापस लोगों ने जाना शुरू कर दिया। समझ में आया? हैप्पी बर्थडे भूपेंद्र चौधरी, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। लिकर शॉप का मतलब पलक पलक, यू आर टू इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड। लिकर शॉप का मतलब होता है दारू, देशी शराब की दुकानें, समझे? पीवाईक्यूज का पीडीएफ है क्या ऐप पे? बाबू ये नोट्स जैसे जैसे क्लास होती जाती है वैसे वैसे पीडीएफ डालते चलता हूं ना मैं, तो जितने अपन ने कल तक किए हैं उतना पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा पीडीएफ शुरू से आखिरी तक का मिल जाएगा। समझ में आया? प्रशांत भैया की कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ बोलो। इधर आ, कंट्रोवर्सी बताऊं तुझे मैं। कंट्रोवर्सी बेटा एक चीज समझो, सबसे पहली चीज क्या है, महत्वपूर्ण है कि कंट्रोवर्सी कुछ होती ही नहीं है, तुम लोग उसको बनाते हो और उससे बना के मिलेगा क्या तुम्हें? ठेंगा। पहली चीज तो ये है ना कि जो तुम कंटेंट बोल रहे हो, तो वो एक चीज आपको समझना होगा कि कंटेंट वही है, 2 और 2 4 होता है, तो 2 और 2 4 ही रहना है। चाहे मैं उसे पढ़ाऊं, चाहे कोई और टीचर पढ़ाए, चाहे कहीं और टीचर पढ़ाए, वो 2 और 2 4 ही होना है, उसको वैसे ही पढ़ाया जाएगा। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है उस कॉन्सेप्ट को
पढ़ाया तो अब होता क्या था, मैं आपको मेरे साथ का भी केस बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे ऐसा लगता था कि यार ये टॉपिक तो मैंने ऐसे पढ़ा है, इन्होंने भी ऐसे क्यों पढ़ा दिया। तो फिर मुझे विद टाइम समझ में आया क्या कि कोई भी टॉपिक किसी का क्लेम नहीं होता है, वो एनसीईआरटी में वही लिखा है तो वो वैसे ही तो पढ़ाया जाएगा ना, वो वैसे ही पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज को समझना होगा आप कि बिना उस तरीके को समझे या फिर मतलब पॉइंट सीधा सा है, पॉइंट सीधा सा, यहां पे कंट्रोवर्सी जैसी कोई चीज नहीं है। आपको ये समझना होगा, मैं प्रशांत सर के साथ में, आपके प्रशांत भैया के साथ में हम लोगों ने मल्टीपल बुक्स पे काम किया, ठीक है, हम लोगों की मल्टीपल बुक्स आ रही है। तो हर टीचर अपने एंड पे मेहनत करता है। तुम्हें क्या पता, हमारे साथ एक टीम होती है, वो पूरा मेहनत करती है, सारी चीजें कंपाइल करती है, हम फिर उसके बाद में फिर क्या करते हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट चीजें डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और यार जब हम 7 किताबों पे काम कर रहे हैं तो हर एक टीचर की अपनी अपनी मेहनत होती है और हम उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं। हम किसी भी टीचर का ये नहीं चाहेंगे किसी टीचर के लिए कुछ गलत बोले या फिर किसी टीचर के साथ कुछ गलत करें। शर्त यह है कि आपको ये समझना होगा ना कि 2 और 2 4 होता तो 2 और 2 4 होगा, उसको वैसे ही पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई गलत नहीं है। और अननेसेसरी इस चीज का बच्चों को भी कह सकते हैं कि बच्चों के बीच में एक नैरेटिव सेट करना। देखो एंड गोल ये है यार क्या कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और टीचर पढ़ाना चाहता है, तो बच्चे पढ़ो और टीचर सिर्फ पढ़ाओ। उसको किसी तरह से ये मत सोचो कि हाँ इस पे कंट्रोवर्सी कर ले या फिर वो कर ले। समझ में आया? और तुम जो बच्चे हैं तुम भी पढ़ो लिखो, तुम्हारी धुनाई हो जाएगी। ठीक है, बॉयकॉट का मतलब समझा दे फिर से। देखो बॉयकॉट का मतलब ये है व्हेन यू आर नॉट डीलिंग और एसोसिएटिंग विथ समथिंग, ठीक है, यू आर बॉयकॉटिंग दैट थिंग। जब आप किसी चीज को में डील नहीं कर रहे हो, उससे अपने आप को एसोसिएट नहीं कर रहे हो, व्हेन वी स्टॉप बाइंग फॉरेन गुड्स, तो दैट मींस वी आर बॉयकॉटिंग दी फॉरेन गुड्स। समझ में आया? पीवाईक्यूज के आंसर सॉल्व करके देखा करो। चलो छुट्टी नहीं बाबू, अभी एक टॉपिक तो पढ़ा ही हमने, थोड़ा सा इसको पढ़ो। रेबेलियन इन दी कंट्री साइड, रेबेलियन इन दी कंट्री साइड। तो अब क्या हो रहा है ना, कल क्योंकि फिर डाउट सॉल्विंग क्लास है, तो डाउट सॉल्विंग क्लास में अपन वो उठाएंगे, वो सारी चीजें आपके डाउट्स, तो टॉपिक पढ़ लो फिर कल डाउट उठाएंगे। कल हमारी डाउट सॉल्विंग क्लास है। आईटी आपको इस वीक से मिलना चालू हो जाएगा, आईटी का, हाँ आईटी इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा। देखो फ्रॉम दी सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र। रेबेलियन इन द कंट्री साइड, रेबेलियन इन दी कंट्री साइड। तो फ्रॉम दी सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। तो अब क्या हो रहा है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है तो शहरों से गांव की तरफ भी गया। मतलब कि ऐसा नहीं कि मूवमेंट कोई इंसान है कि इसको तिलक लगा रहे आरती उतारे कि आ गया बेचारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो एक टॉपिक और पढ़ूंगा, एक टॉपिक में भी मतलब हम कंट्री साइड में सिर्फ मेन गांव वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो रेबेलियन इन कंट्री साइड अच्छे समझ रहा है, शांति से बैठे रहो, मैं चैट बंद कर दूंगा हम। तो रेबेलियन इन कंट्री साइड में क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है तो वो शहरों से अब गांव की तरफ गया। यानी कि शहर में लोग जो पार्टिसिपेट किए वो तो हमने देखा, गांव में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो कैसे किया, क्या किया, क्या सोच थी, वो समझना है अपने को, ठीक है। तो इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड एंड स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल। तो जो पीजेंट मतलब क्या, जो खेती किसानी करने वाले गांव में रहने वाले मेन स्ट्रीम सोसाइटी के किसान हो गए, और ट्राइबल मतलब क्या है कि जो हमारे आदिवासी भाई हो गए, ठीक है। तो सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया गांव की तरफ, विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ वॉर। तो यही जो टाइम पीरियड था 1914 से ही लगा लो, तो वॉर के टाइम पीरियड से जो जो गांव की समस्याएं थी,
जो आदिवासी भाइयों की समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं और उन समस्याओं से जुड़ के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया व्हेन इट कम्स टू कंट्री साइड। कैसे पार्टिसिपेट किया वो चीज समझो। तो जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया कि अवध में जो पीजेंट्स थे ना, उन पीजेंट्स को लीड कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र। 1 मार्क्स के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। एक सन्यासी थे जो एक समय पे फिजी आइलैंड ग्रुप है, कुछ आइलैंड ग्रुप है, कह सकते हैं पैसिफिक ओशियन में कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं, फिजी आइलैंड। तो वहां आपको देखने को मिलता है कि वहां पे इंडिया से पकड़ पकड़ के लेबर बना के ले जाया जाता है लोगों को, इंडेंचर्ड लेबर की तरह। इंडेंचर्ड लेबर मतलब क्या होता है? एक तरह से बंधुआ मजदूर जैसे, कि ऐसे नहीं बोलते हैं कि सील लगा दी ब्रिटिशर्स ने हाथ में कि आज से तुम मजदूर हो इस कंपनी के, चलो। और उनको फिर क्या ले जाते थे 10 साल 20 साल के लिए वहां पे आइलैंड्स पे ले जाके काम करवाते थे प्लांटेशन फील्ड पे। तो वैसे ही एक लेबर की तरह एक समय पे जिन्हें पकड़ के ले जाया गया था वो थे बाबा रामचंद्र, जो फिजी के आइलैंड पे इंडेंचर्ड लेबर की तरह काम करते थे। लौट के आए इंडिया। लौट के आने के बाद में उन्होंने क्या किया? पीजेंट्स को इकट्ठा किया। तो अवध में जैसे आप देख रहे हैं, तो अवध के जो किसान थे उन किसानों को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, ठीक है। और बाबा रामचंद्र ने ये मूवमेंट को कह सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये एक एग्जांपल है कि अवध में जैसे बाबा रामचंद्र ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पीजेंट्स को पार्टिसिपेट करवाया। अब जो मैंने आपको आगे लिखवाया ना, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, वो क्यों लिखवाया? देखो, शहरों में लोग समझ रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या और उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, लेकिन गांव में लोगों की अपनी अलग परेशानी थी। तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्टिसिपेशन अपनी परेशानी से जोड़ के देखा। कैसे? तो दी मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांव में पार्टिसिपेशन था ना, वो इसलिए था क्योंकि वहां के लोगों का यह मानना था कि ब्रिटिश, हमने तो देखा ही नहीं कभी ब्रिटिश हमें देखने को मिल जाते हैं। अच्छा ऐसे होते क्या? ब्रिटिश टोपी लगाते हैं, लाल सूट पहनते हैं, गोरे से होते हैं। उन्हें ब्रिटिश से समस्या ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका खून तो रात दिन कौन चूस रहे थे? ये तुलकदार्स और ये लैंडलॉर्ड्स। ये तुलकदार्स और लैंडलॉर्ड्स जो है ये उनका खून चूस रहे थे। तो उनके लिए ज्यादा परेशानी ब्रिटिशर्स नहीं थे, ये तुलकदार्स और ये लैंडलॉर्ड्स थे। लैंडलॉर्ड्स मतलब वो बड़े बड़े जमींदार जो होते थे जिनके पास बहुत जमीनें होती थी। तुलकदार्स मतलब जो तालुकाओं के हेड होते थे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये तुलकदार्स और ये लैंडलॉर्ड्स क्या डिमांड करते थे? इन पीजेंट से बहुत ज्यादा हाई रेंट डिमांड करते थे, हाई रेंट चार्ज करते थे, ठीक है। और पीजेंट जो है तो उनको बेगार करना पड़ता था। दे वर फोर्स्ड टू डू बेगार। बेगार मतलब क्या होता है? लेबर दैट लेबर जो कि बहुत कम पैसों के, लेबर दैट द विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट और विथ वेरी लो वेजेस, ठीक है। या तो बहुत कम पैसों के, आप बिना किसी पैसे के जिन लोगों से काम करवाया जाता था। तो ये तुलकदार्स और ये लैंडलॉर्ड्स क्या करवाते थे? पीजेंट्स को बहुत ज्यादा हाई रेंट चार्ज करते थे। वहां के जो पीजेंट्स थे दे हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। बिना किसी पैसों के काम, बेगार फोर्स लेबर करना पड़ता था उनको, बिना किसी पैसों के काम करना पड़ता था। एज tenants they had no security of tenure, being regularly evicted, so they could not acquire no right over the leased land। और tenants की तरह देखो, किसानों की खुद की तो जमीन होती नहीं थी, गांव में चल क्या रहा था वो बता रहा हूं मैं आपको। उनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, तो उनको क्या करना पड़ता था? दूसरों के यहां ऐसा ना कि जमींदार हो, आपके पास तो इतनी जमीन है, आपके खेतों पे हमें काम कर लेने दो, ठीक है। तो काम करने दिए जाते थे। तो आप एक जैसे किराएदार मकान में रहता है किराए से, वैसे क्या है कि किराए से खेती करते थे टेनेंट्स, ठीक है। तो एज टेनेंट्स उनके पास में कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता था कि कब तक वो वहां पे खेती कर सकते। उनको कभी भी बोल दिया जाता था कि आप निकल जाओ, यहां खेती मत करो, ठीक है। वो जिस लैंड पे खेती करते थे उनको रेगुलरली इवेक्ट किया जाता था, वहां से हटाया जाता था, ताकि वो क्या कर ले कि उस किराए से ली गई जमीन पे अपना हक ना जताने लगे किसान। देखो वैसे तो गलत है कि आप किराए से ली गई जमीन पे कैसे हक जताओगे, लेकिन जमींदार लोग जो क्या करते थे, तरह तरह से एक्सप्लॉइट करते थे। जैसे मकान, आप कहीं किराए से रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मकान मालिक के गुलाम हो गए आप, समझ में आ रहा है ना। वही चीज है कि यहाँ पे आप किराए से खेती करो तो इसका मतलब ये नहीं कि जमींदार जैसा व्यवहार चाहे वैसा व्यवहार कर ले आपके साथ में। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब ये जो पीजेंट्स थे, देखो प्रॉब्लम समझ में आई। प्रॉब्लम क्या है कि गांव में जो मूवमेंट था ना, इट वाज मोर अगेंस्ट तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। गांव का जो मूवमेंट था वो इसलिए था क्योंकि उनसे हाई रेंट चार्ज किया जाता था, अलग अलग प्रकार के सेस चार्ज किए जाते थे, मतलब टैक्सेस ही होते हैं, सेसेस मतलब टैक्स होता है। उनको फोर्स लेबर करवाया जाता था, उनको उनकी जमीन से बार बार इविक्ट किया जाता था, हटाया जाता था। फाइन। तो एज द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि उनसे कम टैक्स लगाया जाए उनके ऊपर, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड है उनका सोशल बॉयकॉट डिमांड करते थे। कौन लोग? उनका सोशल बॉयकॉट डिमांड करते थे पीजेंट्स, या फिर पीजेंट जो किसान थे, फार्मर जो थे, वो चाहते थे कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं उनको सामाजिक
रूप से उनका बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए। कैसे करेंगे सोशल बॉयकॉट? तो बहुत सारी प्लेसेस में तो नाई धोबी बंद चलाए गए। नाई धोबी बंद क्या है? नाई मतलब जो कटिंग करते हैं ना, बाबर जो रहते हैं, तो नाई धोबी, धोबी मतलब जो कपड़े धोते हैं, वॉशरमैन, तो नाई धोबी बंद कर दिया गया। नाई धोबी बंद मतलब क्या है कि इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ दी सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। कि अब ये लैंडलॉर्ड से कैसे बदला लिया जाए, तो पंचायतें ऐसा बोलती थी कि हमारे यहाँ के जितने भी नाई हैं वो इनके बाल नहीं काटेंगे, बन जाओ भालू और घूमो, ठीक है, कपड़े नहीं धोएंगे तुम्हारे, ताकि क्या हो, ताकि तुम ये जो अत्याचार कर रहे हो वो ना करें। तो सोशल बॉयकॉट के लिए या फिर सोशल कैसे मतलब सामाजिक बहिष्कार के लिए ये किया जाता था। बहुत सारी जगह नाई धोबी बंद वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए। फाइन। अब इन पीजेंट्स को हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जोड़ना था, जो आपको समझ में आ रहा है कि जिनकी ढपली अलग थी, जिनका राग अलग होगा, उनकी समस्याएं अलग थी, तो वो अलग तरीके से ही चाह भी रखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। स्टिल अबव इट आपको क्या देखने को मिलता है? उसके बावजूद भी जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो है तो अवध के रीजन में गांव गांव जाना शुरू करते हैं, ठीक है, गांव वालों से बात करते हैं, वो उनके ग्रीवियंसेस को समझते हैं कि क्या दुख दर्द समस्या है। फाइन। बाय अक्टूबर दी अवध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स, ठीक है। तो अक्टूबर आते आते गांव के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए अवध किसान सभा स्टैब्लिश की गई, ठीक है। अवध किसान सभा जो थी तो क्या थी? एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लीडर्स थे, उन सभी लोगों ने इकट्ठा होके बनाया। Within a month, over 300 branches had been set up in villages around the region. तो 300 branches established कर दी गई अवध किसान सभा की, ठीक है। So when the non-cooperation movement began the following years, the effort of Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. तो मतलब जो अवध के किसान संघर्ष कर रहे थे ना लैंडलॉर्ड्स और तुलकदार्स के अगेंस्ट, उसको भी इंक्लूड करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और वाइडर स्ट्रगल बनाने का प्रयास था ये अवध किसान सभा बनाना, ये सारा सब कुछ, ठीक है। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, ठीक है। लेकिन पीजेंट मूवमेंट जो है ना, जैसे मैंने वही बताया, एक शब्द है बस, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। तो पीजेंट मूवमेंट कुछ उस तरह से डेवलप होने लगा जिस तरह से कांग्रेस चाह नहीं रही थी, ठीक है। वो यहां पे बताया गया है कि पीजेंट मूवमेंट ऐसे डेवलप हो रहा था जिससे कांग्रेस की लीडरशिप खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप ये चाह रही थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन वायलेंट तरीके से बॉयकॉट से शुरू हो। लेकिन पीजेंट्स ने क्या देखा कि भाई साहब मूवमेंट चल रहा है, बस पार्टिसिपेट करना है, कैसे करना है, ये है लट, और उठा के पिटाई शुरू कर दो लैंडलॉर्ड की, ठीक है। तो एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 क्या होता है आपको देखने को मिलता है कि तुलकदार्स और मर्चेंट्स के हाउसेस पे हमला करना शुरू कर दिया। और क्या बोलते थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, महात्मा गांधी ने बोला है आजादी लेना है, मारो पीटो इनको, ठीक है। तो बाजार पर लूटेड, ग्रेन्स होर्डेड वर टेकन ओवर, तो बाजार में लूटपाट मचा दी। जो ग्रेन्स मर्चेंट्स वगैरह के अंदर रखे रहते थे, जो होर्ड करके रखे रहते थे रोक के, उनको सबको लूट लिया जाता था। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। लोकल लीडर्स, अब देखो यही कम्युनिकेशन गैप आता है, लोकल लीडर्स ने कुछ भी कम्युनिकेट करना शुरू किया। उन्होंने बोलते अरे गांधी जी ने ये बोला है कि तुम तो रेंट वेंट मतलब जमीन अमीन सब छुड़ा लो, अब तो आजादी आ जाएगी। तो क्या हो रहा है? द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस, और दीज ऑल एक्शंस इंक्लूड वायलेंस आल्सो। तो महात्मा गांधी के नाम पे बोल रहे मारो मारो, महात्मा गांधी ने बोला मारो, तो वैसी वाली स्थिति हो गई थी, ठीक है। क्या हुआ? तो यहां पे आप देख रहे हैं ना, जो डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट वाला शब्द है, उसको आपको समझना होगा। कैसे? गांव में लोगों का अलग स्टैंड था, अलग पर्सपेक्टिव था, अलग तरह का पार्टिसिपेशन था। शहर में कैसे लोगों का अलग स्टैंड था, अलग पर्सपेक्टिव था, अलग तरह का पार्टिसिपेशन था। समझ गए ना? तो वो चीज आपको यहां क्लियरली देखने को मिलेगी, ठीक है। 1928 वल्लभ भाई पटेल, ये एक पैसेज है, इसको समझ लेना, बारदोली सत्याग्रह, इस पे क्वेश्चन आया है क्योंकि, ठीक है। क्या हो रहा है कि जैसे आप 1928 में बताया गया है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल जो है, तो 1928 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बहुत बाद की डेट है, लेकिन क्योंकि अब किसानों की बात हो रही तो किसानों के पर्सपेक्टिव से एक चीज यहां पे लिखी है ब्लू बॉक्स में। क्या है कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, तो उन्होंने बारदोली एक जगह है, ठीक है, गुजरात में, बारदोली में पीजेंट्स को लीड करते हुए एक मूवमेंट को वो किया था, लीड किया था अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो लैंड के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाता है ना, उसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई थी, नोन एज द बारदोली सत्याग्रह। तो उसे बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। एक दो बार क्वेश्चन बारदोली सत्याग्रह के ऊपर सीक्वेंस में भी आ गया है, तो इसलिए इसको पढ़ लो, ये बॉक्स को। इसलिए मैं हर बॉक्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको बताता है, मतलब जैसे हमें पता रहता है कि हाँ यहां से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो वो बताते चल रहा हूं। दिस मूवमेंट वाज सक्सेस अंडर द
able leadership of Vallabhbhai Patel, the struggle was widely publicized and generated immense sympathy in many parts of India. तो बारदोली सत्याग्रह जो है तो उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया, और यहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक क्या है, सरदार बन के निकले थे। जैसे उनके नाम के आगे सरदार है ना, उसके पीछे का कारण बताता हूं। बारदोली सत्याग्रह में उन्हें लोगों ने सरदार का टाइटल दिया, सरदार यानी लीडर। क्यों? क्योंकि ही सक्सेसफुली लेड द मूवमेंट अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय द ब्रिटिश फॉर द पीजेंट्स। ठीक है, पीजेंट्स के फेवर में उन्होंने मूवमेंट लीड किया था। तो बारदोली सत्याग्रह जो है तो इसको भी क्या करना है, नजर दौड़ा के रखना। फाइन, अब ये हमने देख लिया कंट्री साइड में कैसे पार्टिसिपेशन हो रहा था, ये तो एक्सरसाइज है। ठीक है, कंट्री साइड में कैसे पार्टिसिपेशन हो रहा था वो वाली चीज अपन ने समझ ली। ठीक है, कंट्री साइड मतलब गांव का एरिया, तो गांव में तो हमारे आदिवासी भाई भी आ जाएंगे, घबराना मत, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, आदिवासी भाई भी आ जाएंगे। ठीक है, तुम लोगों की सांसें फूलने लगती हो, सर अभी पढ़ा दे। तो ये आदिवासियों ने, हमारे जो ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, प्लांटेशन एरिया में कैसे पार्टिसिपेट किया। तो अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसमें 4 ग्रुप हमें ध्यान रखना है, ट्राइबल पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स और पीपल इन टाउन। तो पीपल इन टाउन और पीजेंट हमारा हो गया। ट्राइबल, पीजेंट और प्लांटेशन वर्कर का हम अगली क्लास में करेंगे। कल हमारी डाउट सॉल्विंग क्लास होगी। यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें? बताओ, आर दी थिंग्स क्लियर टिल हियर? क्लियर है? बता दीजिए थोड़ा तो हमें समझ में आए। हाँ जी, क्लास खत्म हुई। छुट्टी कर दो सर प्लीज, जल्दी, आपको भी आज ही पढ़ाना है। कहां जाना है तुम्हारी, ट्रेन निकल रही है कहीं? क्लियर हुआ? इस हफ्ते कंप्यूटर चालू हो जाएगा तुम्हारा। हमारी बुक में नहीं दिया ब्लू वाला बॉक्स, पुरानी बुक है तुम्हारी। देखो मेरे पास लेटेस्ट 2024-25 की है, दिखाऊं जूम करके? ले देख ले, ये देखो 2024-25 की किताबों में दिया है, तो नहीं दिया तो लिख लो, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आया 1-2 बार। ठीक है, अगर मेरे पास जॉब और एजुकेशन होती तो क्या हम 1921 में इंडिपेंडेंट हो जाते? डीप थॉट। ठीक है, उसका अगर सही इस्तेमाल करते तो शायद तुम आजादी में योगदान देते, आज तुम्हारा भी हिस्ट्री की बुक में नाम होता। क्या नाम है तुम्हारा? जिगर सिंह राजपूत। हाँ, तो जिगर सिंह राजपूत का कंट्रीब्यूशन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऐसा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारा नाम आता। लेकिन अफसोस कि तुम पैदा 2021 वाले समय में हुए हो, जब तुम्हें पढ़ रहे हो, ना कि तुम्हें पढ़ा जा रहा है। रॉलेट एक्ट को एलोंगेट करके लिखना है कि अगर 3, 4, 5 नंबर में आया तो वैसे, 5 नंबर में, 3 नंबर में आया तो वैसे लिखेंगे, 1-2 नंबर में आया तो सिंपल। कल का टाइम टेबल, कल 5:30 बजे अपनी क्लास है। हर वीक का टाइम टेबल तुम्हें मंडे मिलता है, मंडे मिल जाएगा। अब अगली वीक कौन कौन सी क्लास होना है? कल डाउट सॉल्विंग क्लास है अपनी, ठीक है। डाउट सॉल्विंग क्लास के बाद में नेशनलिज्म इन इंडिया की क्लास चलेगी अपनी, ठीक है। चलो, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? बेगार का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपने, जैसे मैं बता रहा हूं, आपने देखा होगा आज भी गांवों में क्या होता है कि बड़े बड़े किसान जो होते हैं तो अपने पास में कुछ लेबर्स को, पहले ज्यादा चलता था, अब तो वैसे चलता नहीं इतना, बॉन्डेड लेबर की तरह सिस्टम रहता था कि इकट्ठा पैसा देते थे कि ये लो 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए में किसी बच्चे को जो 16 साल का होता है उसको लेके आ जाते थे अपने गाँव, कहीं दूर किसी जंगल में से किसी के बच्चे को, और वो 10,000 रुपए मतलब बच्चा खरीद लाया एक तरह से उन्होंने, और फिर उससे काम करवाते थे। तो ये तो फिर भी पैसा दे के आ रहे 10,000 रुपए, जो कि गलत है। तो वो बॉन्डेड लेबर का सिस्टम होता था। और बेगार ऐसा होता था कि ब्रिटिशर्स जबरदस्ती काम करवाते थे, बोलते थे क्यों काम करे, बोलते नहीं करना पड़ेगा, हमारी सरकार है, हमारी सरकार चाहती है कि तुम काम करो। तो बिना किसी पेमेंट के जब काम करवाया जाता था ना पीजेंट से फोर्सफुली, उसे बेगार कहा जाता था। मासूम मौसम, क्या नाम है तुम्हारा, समझ में आ गया? जुलाई तक खत्म हो जाएगा ना चैप्टर? अरे हो जाएगा बाबू, अगले हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। आज 4 क्लासेस हो गई, 4-5 क्लासेस और लगेगी बस, ठीक है। ये चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद में अपन इकोनॉमिक्स का सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर उठाएंगे, ओके। चलो ठीक, तब तक अपना ध्यान रखो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, मिलेंगे जल्दी ही। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा, तो इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। बाय बाय।